हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पीएसआई हिस्ट्री के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से साथियों अपन सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर से। मेरा ये प्रयास रहेगा कि साथियों राजस्थान के इतिहास को और साथ ही राजस्थान की कला संस्कृति को अपन जल्दी जल्दी से पूरा करें और बाद में अपन अदर सब्जेक्ट करेंगे। दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये सेकंड पेपर के अंदर से आपकी जो ज्योग्राफी क्लास चल रही है उसको भी अपन कंटिन्यू करेंगे। और अब से आपको साथियों इस प्रकार से डिजिटल कंटेंट मिलेगा जिससे आप प्रिंट भी ले सकते हो, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले कुछ स्लाइडों के अंदर से मैं लिख कर पढ़ाता था तो उसको इस स्ट्रेटजी को मैंने चेंज किया है। अब आपको डिजिटल कंटेंट मिलेगा और साथ ही जो आप प्रिंट ले सको ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही इसकी जो टेस्ट सीरीज है पीएसआई की, जो कलाम एकेडमी की कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही आपको टॉपिक वाइज भी जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई राजस्थान के इतिहास के बारे में। जब इतिहास की चर्चा होती है ना मेरे भाई, तो इसको 3 कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। एक आता है साथियों प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक कालखंड और तीसरा जाता है मेरे भाई ऐतिहासिक कालखंड। ठीक है, इन तीनों बारे में बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये रहा आपके पास में इतिहास के कालखंड। इतिहास के कालखंड के बारे में बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल आ गया, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल आ गया, ठीक है, और तीसरा ऐतिहासिक काल आ गया। अब इन तीनों में अंतर क्या है मेरे भाई? जब सबसे पहले बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इस कालखंड का अध्ययन होता है वो पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अपन औजार मान सकते हैं, शैल चित्र मान सकते हैं, उनके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से साथियों जो प्राग ऐतिहासिक काल था इसमें से मैंने रूप से बात करें तो कोई भी लिपि के जो साक्ष्य हैं उनका अभाव रहता है। ठीक है मेरे भाई, ये मतलब बोल सकते हो कि लिखित साक्ष्यों का अभाव रहता है। और जैसा इसका उदाहरण बात करें तो साथियों पाषाण काल इसका मान सकते हैं। चीज़ें लिखी गई हैं कि लिखित साक्ष्यों का अभाव था यहाँ पर से, और इसका जो अध्ययन होता है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर औजार जैसे शैलचित्र पर कर सकते हैं। उदाहरण बात करें तो पाषाण काल आ जाता है। इतना समझ में आ चुका, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको कनेक्टिंग करके बाद में अपन समझेंगे आगे। अब दूसरा बात करें मेरे भाई आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंदर से क्या होता है कि इस कालखंड का अध्ययन होता है वो पुरातात्विक शास्त्र जैसे अपन बोल सकते हैं कि मुहर हो गई, मनके हो गए, मूर्तियों आदि के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर से लिपि तो थी मेरे भाई लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। मैन रूप से बात करें देखो साथियों लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अध्ययन के बारे में बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ में अपठनीय साहित्य आपको देखने को मिलते हैं। इसका उदाहरण बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई या फिर हड़प्पा सभ्यता अपन मान सकते हैं। तो यह आद्य ऐतिहासिक काल था। तीसरा बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है मेरे भाई कि इस कालखंड का अध्ययन होता है वो पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें से साहित्य हो गए, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, उनके आधार पर अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से इस बात करें तो इसका जो उदाहरण है वो 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व तक के बाद में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर बात करें तो ये इतिहास के 3 कालखंड हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई कि बीसी और एडी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन देखते हैं यहाँ पर से काल गणना का इसको बोलते हैं अपन साथियों। बीसी होता है मेरे भाई, याद रखना, बिफोर क्राइस्ट होता है ये। ठीक है, दूसरा बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि ईसा पूर्व अपन बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर से क्या होता है ये घटते क्रम में चलता है, उल्टा चलता है। उदाहरण के अंदर से बात करें तो साथियों 200 बीसी, 300 बीसी, 200 बीसी, 100 बीसी, इस प्रकार से चलता है। दूसरा बात करें मेरे भाई एडी आता है, एलनो डोमिनी, इसको बोला जाता है एलनो डोमिनी बोला जाता है। एनो डोमी लिखा लेकिन यहाँ पर से क्या आता है साथियों एलनो डोमी आता है। इसके अंदर से क्या होता है कि साथियों ईसा के जन्म के बाद की गणना होती है। ठीक है, यह बढ़ते क्रम में चलता है, मतलब कि सीधा चलता है, जैसे 100 एडी हो गया, 200 एडी हो गया, 300 एडी आप मान सकते हो। समझ में आ चुका है मेरे भाई? इधर से तो क्या आएगा, इधर से आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो समझा रखा ना, बीसी आएगा ईसा पूर्व, और इधर बात करें एडी आएगा तो साथियों ये पॉजिटिव में चलेगा और ये नेगेटिव में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। इतना आपने देख लिया मेरे भाई कि जैसे इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में देख लिया, टाइम की गणना के बारे में अपन देख लिया। अब बात करते हैं अपन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, बोले तो एएसआई के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा आपके पास में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके अंदर से साथियों इसकी जो स्थापना होती है वो 1861 में होती है और कलकत्ता में होती है। इसका जो संस्थापक माना जाता है मेरे भाई, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम माना जाता है, और इस समय जो ब्रिटिश वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है यहाँ पर से, ये सन पूछी जाती है, थोड़ा सा याद रखना इन दोनों चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसका संस्थापक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब नाम आता है साथियों एसीएल कार्लाइल के बारे में। इसके बारे में बात करें तो साथियों
राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य है वो सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा शुरू किया जाता है 1800 कब 71 के अंदर से शुरू किया जाता है। इन्होंने साथियों बेडस नदी के दाहिने तट पर, यहाँ पर से साथियों नगरी या फिर बोल सकते हो कि जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर से इसकी खोज की थी, थोड़ा सा याद रखना। और दौसा के निकट साथियों एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के बारे में बात करें तो साथियों नाम आता है महाप्रस्तर युगीन समाधान, यहाँ पर से इनके द्वारा खोजे जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। जो नगरी सभ्यता थी वो भी इन्हीं के द्वारा खोजी गई थी। अब दूसरा जो नाम आता है, एक तो अपने देख लिया मेरे भाई, दूसरा किसका नाम आएगा, वो आएगा एलपी टेसीटोरी। ये रहा आपके पास में एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी के जीवन के बारे में बात करें तो मेरे भाई इनका जो जन्म होता है वो 13 दिसंबर 1887 को होता है। ये यहाँ पर से सनी लिखी गई है, तो फिर अगर पूरा पूछा जाए तो याद रखना 13 दिसंबर। कब पूछना है मेरे भाई, 13 दिसंबर 1887 को इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है मेरे भाई, ये होती है कब होती है, यहाँ पर से बात करें तो 13 नवंबर तक होती है, ठीक है। 13 नवंबर तक यहाँ पर से याद रखना, 13 नवंबर 1919 इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो खाद्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों जोधपुर और बीकानेर रियासत था, जो 1915 से 1919 तक था। इनकी खोजों का जो प्रतिवेदन होता है साथियों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में छपा था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। एलपी टेसीटोरी की उपलब्धियों के बारे में अपन बात करते हैं। तो एलपी टेसीटोरी इनके द्वारा साथियों घग्गर नदी के पुरास्थलों के अवशेष एकत्रित किए थे। साथ ही बात करें तो साथियों कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा था इनके द्वारा ही। और दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से नाम आ जाता है, देखो जो संगमरमर से निर्मित सरस्वती की 2 मूर्तियाँ इन्होंने बीकानेर रियासत के पल्लू नाम से खोजी थी। पल्लू जो स्थान नामक स्थान था वहाँ से खोजी थी, ये याद रखना है। कहाँ से खोजी थी, सरस्वती माता की जो मूर्तियाँ थी वो बीकानेर के पल्लू नामक स्थान से खोजी थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है मेरे भाई किसका, विलियम विल्फ्रेड वेब का नाम आता है। इनके द्वारा साथियों क्या क्या किया जाता है वही बात करें। देखो साथियों इन्होंने उदयपुर और बीकानेर राज्य में कार्य करते हुए राजपूत साक्ष्यों को या फिर राजपूत राज्यों को साथियों जो राज्यों की थी ना उनकी जो मुद्रा प्रणाली थी उनका अध्ययन किया था। सारी चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई हैं। देखो साथियों विलियम विल्फ्रेड वेब, इसके बारे में बात करें तो साथियों इन्होंने उदयपुर और बीकानेर राज्य के कार्य के बारे में बात देखा था। और साथ ही बात करें तो साथियों इन्होंने राजपूत राज्यों की मुद्रा प्रणाली का गहन अध्ययन किया था। इनके बारे में बात करें तो साथियों इनका एक प्रकाशन होता है 1893 के अंदर से बात करते हैं। 1893 के अंदर से साथियों नाम आता है वेस्ट मिनिस्टर के अंदर से। साथियों वेस्ट मिनिस्टर में क्या होता है कि द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक इनका द्वारा प्रकाशन किया जाता है, ये याद रखना मेरे भाई, वेस्ट मिनिस्टर के अंदर से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, कभी कभार पूछा जाता है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब नाम आता है मेरे भाई कर्नल जेम्स टोड का, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास की उनकी जड़ी ये है, ठीक है। इसके बारे में बात करें मेरे भाई, इनका जो उपनाम था इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर आते हैं, 1799 में भारत आते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें मेरे भाई इनके योगदान के बारे में तो साथियों राजस्थान के मंदिरों जिसमें से बाड़ोली, बिजोलिया, मेनाल, चित्तौड़गढ़ आदि का भ्रमण भी किया और उनका अध्ययन भी किया। राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर मंदिर झालापाटन में इन्हीं के द्वारा खोजा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। और ये शीतलेश्वर मंदिर है कहाँ पर से याद रखना मेरे भाई, चंद्रभागा नदी के किनारे, याद रखना मेरे भाई। थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ, कौन से किनारे, नदी के किनारे मेरे भाई, चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक है। चंद्रभागा नदी के तट पर बोल सकते हैं, इनके द्वारा ही खोजा जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई इनकी 2 पुस्तकें आती हैं, एक का नाम आता है मेरे भाई एनालिस एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, इसके 2 कालखंड आपको देखने को मिलेंगे, जिसका एक तो होता है पहला जो खंड था वो 1829 में प्रकाशित होता है और दूसरा जो था मेरे भाई वो 1832 में प्रकाशित होता है। एक पुस्तक और थी मेरे भाई, उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना मेरे भाई, नाम आता है क्या, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लो मेरे भाई जिससे आपको याद रह जाए कौन सी थी, तो ये नाम आता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न
सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है लाला, ये थोड़ा सा याद रखना है। दो पुस्तकें थी इनकी, एक तो ये थी और दूसरी ये थी। दोनों पुस्तकों का नाम याद रखना। और जो एनालिस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान है, इसके दो कालखंड थे, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखनी है, आगे मैं बता दूंगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अपन चर्चा करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अपन पाषाण काल के बारे में देखते हैं। ये रहा आपके पास में राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से अपन बात करें तो किसका, पाषाण काल कहा जाता है। यहाँ पर से क्या होता है साथियों, यह सभ्यता का जो पाषाण युग माना जाता है, या फिर बोल सकते हैं यह मानव सभ्यता का शुरुआती दौर था, या फिर बोल सकते हैं कि साथियों पाषाण युग इसको कहा जाता है। ठीक, इतना याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका जो मूल आधार था वो क्या था, पत्थर के औजार और उपकरण आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ कर से निवास स्थान बात करें तो साथियों राजस्थान में बनास, बेड़च, बाद में साथियों नाम आता है वाघन, गए, वाघन, गंभीरी आदि नदियों के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से खुदाई से पता चला है कि प्रस्तर युगीन मानव यहाँ निवास करते थे, थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई, जो पाषाण काल है उसको भी अपन 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आ जाता है। ये मानव की उत्पत्ति के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से लिख रखा होगा ना, कहाँ पर है, ये रहा पाषाण काल का वर्गीकरण है। यहाँ पर से देखो साथियों क्या है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आपको याद रखना है। ये समय कभी नहीं पूछता, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कालक्रम है मेरे भाई, ये मानव के विकास को विभाजित करता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पुरा पाषाण स्थलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा आपके पास में पुरा पाषाण स्थल, जिसकी प्रमुख खोजों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मेरे भाई 1870 के अंदर से नाम आता है C.A. हैकेट ने क्या किया मेरे भाई, जयपुर और इंदरगढ़ बूंदी के पास में, ये बूंदी है याद रखना मेरे भाई, बूंदी के पास में पड़ता है। ठीक है, कोटा के पास में नहीं है। हैकेट ने जयपुर और बूंदी इंदरगढ़ में साथियों क्या किया था, यहाँ पर से याद रखना, हैंडेक्स और क्लेवर खोजे थे, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, 1870 के अंदर से साथियों क्या होता है कि कार्लाइल ने इस उत्खनन को वरद स्तर पर पहुंचाया था। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, नाम आता है मेरे भाई नाम आता है सेटनकार। सेटनकार का जो काल आता है वो 1908 से लेकर 1928 तक आता है। ठीक है, यहाँ पर से साथियों क्या होता है कि इन्होंने जालडा या फिर झालावाड़ के अंदर से उत्खनन किया था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, एक और का नाम आता है ओलचिन का नाम आता है। ओलचिन ने क्या किया मेरे भाई, जालोर में उत्खनन किया था, ये थोड़ा सा याद रखना। एक और नाम बात करें तो साथियों यहाँ पर से नाम आता है हेगड़े और आलचिन, नाम आता है आलचिन। इन्होंने क्या किया मेरे भाई, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में और साथियों जैसलमेर में उत्खनन कार्य किया था, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई, जो पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो साथियों, पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। इसके अंदर से साथियों अपन 3 भागों में बांट लिया जाता है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल जाता है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई निम्न पुरा पाषाण स्थलों के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है डीडवाना, नागौर, कुचामन अपन बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं जायल, जायल के साथ में एक और लिख लो मेरे भाई, जायल के साथ में कौन सा लिखोगे, यहाँ पर से नाम आता है अमरपुरा। कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना अमरपुरा आता है। अमरपुरा के साथ में एक और लिख लो, फिर एक और कौन सा आता है, सिंधी तालाब आता है, सिंधी तालाब। ये तीनों के तीनों आपको नागौर में देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं मोगरा पठार जोधपुर में है, सोनीता चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा बात करें मेरे भाई, जो नाम आता है कौन सा, एक गंभीरी क्षेत्र भी आता है, इसको हटा देना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है, मध्यपुरा पाषाण स्थल। मध्यपुरा पाषाण स्थल के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको, यहाँ पर से डेडवाना वाला तो साथ में देखो नहीं, डेडवाना वाला मिलेगा, डेडवाना के साथ में लूणी नदी क्षेत्र मिलेगा, बेड़च नदी क्षेत्र मिलेगा मेरे भाई। एक और बात करें तो यहाँ पर से कौन सा था, जैसलमेर वाला और लिख लो, फिर कौन सा,
जैसलमेर आ गया, वो भी यहाँ पर से आ जाता है, शामिल होता है। एक और बात करेंगे मेरे भाई, बेड़च नदी है, बेड़च नदी हो गया। एक और बात करें तो साथियों नाम आता है चंद्रावती घाटी क्षेत्र, कौन सा आता है वो भी थोड़ा सा याद रखना, कौन सा आता है, चंद्रावती घाटी क्षेत्र, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नाम आता है उत्तर पुरापाषाण स्थलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उत्तर पुरापाषाण काल के अंदर से बात करें तो देखो साथियों, एक का तो नाम आता है कौन सा, बूढ़ा पुष्कर अजमेर आ जाता है। दूसरा नाम आता है साथियों सोहनपुरा सीकर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक बेराट कोटपुतली वाला देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पर से एक और आता है साथियों हरसोरा अलवर में आपको देखने को मिलता है। अलवर में न होकर साथियों अब यह तो कोटपुतली बरूड में आपको देखने को मिल जाता है। एक और बात करें मेरे भाई, कोटा के अंदर भी है आपको, कोटा के अंदर से कौन सा मेरे भाई, आलनिया, वो भी थोड़ा सा बहुत बार पूछा गया है। आलनिया ये स्थान कहाँ पर है, ये कोटा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चारों के बारे में अपन ने देखा, पूरा पाषाण काल स्थल प्रमुख स्थल हैं, इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, जो दर बताया था, दर भरतपुर आ गया, आलनिया, और एक और साथियों नाम आता है हरसोरा, और हरसोरा के साथ में साथियों नाम आता है सोहनपुरा। इनके अंदर से साथियों क्या मिलते हैं, शैल चित्र या फिर शिलाश्रय मिलते हैं, आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल के बाद में नाम आता है साथियों मध्य पुरापाषाण काल। ये रहा आपके पास में, ये लो मध्य पाषाण काल के बारे में अपन चर्चा करें तो साथियों यहाँ पर से देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, सूक्ष्म और परिष्कृत देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मोनोलिथिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, याद रखना, मोनोलिथिक कहा जाता है, ठीक है। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों और औजारों को अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से गतिविधियों के बारे में बात करें तो साथियों शिकार हो गया, शिकार के साथ में एक और बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से नाम आ जाता है खाद्य संग्रहण आ जाता है, पशुपालन का प्रारंभ इसके अंदर से हो जाता है, संभवतः यहाँ पर से आग का प्रयोग हो चुका था। मर्द भांडों के बारे में बात करें तो साथियों हाथों से निर्मित मिट्टियों के बर्तन आपको इस प्रकार से देखो देखने को मिल जाते हैं, ये मिले हैं, हाथों से निर्मित मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसका जो प्राचीनतम रूप आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा चौपासनी मर्द भांड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चौपासनी है कहाँ पर मेरे भाई, ये यूपी में आपको देखने को मिलता है, जो हाथों से निर्मित मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख स्थलों के बारे में अपन बात करें देखो साथियों कौन कौन से आएंगे, बागोर, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के साथ में सोजत पाली आ गया, ठीक है। एक और बात करें तो नाम आता है साथियों कौन सा, निम्बाहेड़ा आ जाता है, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा के बारे में बात करें तो साथियों एक और अपन बात करें तो नाम आता है कौन सा, नाम बीकानेर के अंदर से नाम आता है साथियों, उसका नाम आता है साथियों कौन सा, डाडा थोरा, डाडा थोरा। ये थोड़ा सा याद रखना, ये कहाँ पर है, ये बीकानेर में लाला, कहाँ पर है, बीकानेर में। बागोर आपको पता ही है मेरे भाई भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में आपको देखने को मिल जाता है, बाड़मेर बालोतरा के अंदर से, ठीक है। और सोजत पाली में देखने को मिलता है, और ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन बागोर के बारे में देख लेते हैं मेरे भाई। बागोर भीलवाड़ा कहाँ पर है इसकी स्थिति मेरे भाई, कोठारी नदी के किनारे है, याद रखना, महासतियों के टीले पर। इसका जो उत्खनन करवाया जाता है 1967-69 के अंदर से करवाया जाता है वीएन मिश्र, और नाम आता साथियों किसका, लेसनिक के द्वारा किया जाता है। यह पाषाणकालीन सभ्यताओं के सबसे संपन्न सभ्यता मानी जाती है। विशेषता क्या है मेरे भाई, यहाँ उत्खनन 3 स्तरों में हुआ है, जिसमें से मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण और लोह काल आपको देखने को मिल जाता है, ज़्यादा खास इसको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई कि जो बागोर सभ्यता का 3 स्तरों में अपन ने देख लिया। अब 3 स्तरों में क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी अपने को याद रहना जरूरी है मेरे भाई। ये रहा अपने पास में बागोर से प्राप्त अवशेषों के बारे में। तो सबसे पहला जो स्तर आता है मेरे भाई, नाम आता है प्रथम स्तर, नाम किसका, मध्य पाषाण स्तर के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें से आपको क्या क्या मिले मेरे भाई, इसमें से मिला है मेरे भाई कि पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। दूसरा बात करें तो पशुओं के कंकाल भी मिले हैं मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना, पशु के, या फिर बोल सकते हो कि पशुओं के कंकाल, पशुओं के कंकाल यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और साथ ही बात करें तो साथियों यहाँ पर से 14 प्रकार के कृषि के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, हड्डी के उपकरण मिले हैं यहाँ पर से, क्या मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं। और साथ ही बात करें तो साथियों लघु पाषाण उपकरण भी आपको यहाँ पर से देखने को मिलते हैं। अब उपकरणों में बात करें तो कौन कौन सा है, ये कभी कभार पूछ लेता है मेरे भाई, तो कौन सा आता है, एक तो हथौड़ा याद रख लेना मेरे भाई, कौन सा, हथौड़ा। और हथौड़ा के साथ में दूसरा कौन सा याद रखना है, छेद वाला पत्थर आपको याद रखना है, छेद वाला पत्थर,
ये चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा स्तर दे रखा है द्वितीय स्तर, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण के अंदर से साथियों क्या क्या चीज़ें मिली हैं उसी के बारे में बात करें तो तांबे के 5 उपकरण मिले। क्या मिले मेरे भाई, तांबे के उपकरण में से छेद वाली सुई होगी, मर्दमांड आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से नाम आता है तीसरा स्तर। तीसरा स्तर के अंदर से बात करें तो साथियों नाम आता है कौन सा, लोहा काल अपन बोल सकते हैं। लोहा काल के अंदर से साथियों लोहे के 7 उपकरण मिले हैं और साथियों यहाँ पर से 5 कंकाल तंत्र मिले, ये भी थोड़ा सा याद रखना, 5 कंकाल तंत्र मिले, ठीक है, कंकाल तंत्र मिले हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। वैसे यहाँ पर से लिख रखा है मेरे भाई, ये नीचे लिख रखा है ना, 5 मानव कंकाल आ गए, पत्थर का फर्श आ गया, सिलबट्टा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, आटा चक्की भी यहाँ पर से मिली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है, अन्य प्रमुख जो मध्य पाषाणकालीन जो स्थल हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नाम आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा अपन बात करें तो साथियों बालोतरा बाड़मेर के अंदर से आ जाता है, लूणी नदी के किनारे है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, लूणी नदी के किनारे है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। साक्ष्य क्या मिले मेरे भाई, 5 आवास वाला स्थल मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, मानव अस्थियों के राख मिली है, लघु पाषाण उपकरण आपको यहाँ पर से देखने को मिले हैं। दूसरा बात करते हैं निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर से है, ये कौन सी नदी के किनारे है मेरे भाई, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, ये इसका जो नदी है का नाम आता है कादमली, ये कादमली गंभीरी की सहायक नदी है, याद रखना। इसकी जो खोज करते हैं वो वीएन मिस्र करते हैं, 1961-62 के अंदर से करते हैं, याद रखना। एक दो का नाम और आपको देखने को मिलता है वीएन मिस्र के साथ में, एक को नाम आता साथियों डॉक्टर एएम हेरान ने भी इस स्थल के अंदर से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा याद रखना है, कभी कभार पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर से बात करें तो साथियों नाम आता है माइक्रोलिथिक उपकरण मिले हैं, साथ में साथियों ब्लेड फ्लेक ये आपको देखने को मिलते हैं। और साथियों बात करें तो दारेवर में शैल चित्र के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा आता है, नाम आता है कौन सा, डडीकर। डडीकर कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर से अलवर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 7000 पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई भानगल अलवर के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ से क्या मिला है, हाथ की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। दूसरा बात करते हैं ना साथियों नाम आता कौन सा, गर्दड़ा। गर्दड़ा कहाँ पर है मेरे भाई, बूंदी में है। इसमें से साथियों क्या मिली है, प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ पर से देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई बांका गांव, याद रखना बांका गांव कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर से है। राज्य की पहली अलंकृत गुफा यहाँ पर से मिली है। चंद्रावती सिरोही के अंदर से है मेरे भाई, सिरोही पर बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर से क्या मिला है, ये मध्य पाषाण काल के साथियों का जो औजार हैं वो यहाँ पर से मिले हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। एक दो और याद रखना मेरे भाई, एक दो सभ्यताएं और उनके बारे में लिखा देता हूँ। कौन सी सभ्यता आती है मेरे भाई, उसका नाम बात करें तो नाम आता है क्या, मंडिया। क्या नाम आता है मेरे भाई, मंडिया नाम आता है। ये मंडिया है कहाँ पर मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो साथियों भीलवाड़ा में लला, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई तो दूसरा कौन सा है, बनास नदी के किनारे है। कहाँ पर है, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे है। अब मैं प्रयास करूंगा कि साथियों आपको जल्दी जल्दी से सिलेबस करवा दिया जाए, जिससे आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात है इसकी खोज कौन करता है, खोज करता भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो नाम आता है साथियों कौन, वीएन मिस्र नाम आता है। क्या नाम आता है, वीएन मिस्र। वीएन मिस्र द्वारा इसकी खोज की जाती है। और बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या मिला है, जो माइक्रोलिथिक औजार मिले, ये भी थोड़ा सा याद रखना। यहाँ से माइक्रोलिथिक औजार प्राप्त हुए, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा देख लो फिर एक और, दानेरी। कौन सा लिखते हैं अपना, दानेरी लिख लेते हैं। दानेरी के बारे में बात करें तो साथियों इसका जो स्थान है वो सोजत पाली में है। कहाँ पर है लला, सोजत पाली में, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसकी जो खोज करता है वो कौन है मेरे भाई, वही सेम है वीएन मिस्र, ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ से भी क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर भी याद रखना माइक्रोलिथिक औजार प्राप्त हुए, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो साथियों अपन ये क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। मैंने कंटेंट को अपडेट करने का प्रयास किया है, जैसे आपको डिजिटल कंटेंट मिले
और आपको पढ़ने में आसानी हो मेरे भाई। और भी कोई प्रॉब्लम हो साथियों तो कमेंट कर देना, उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ को देखना न भुला करो साथियों। पीएसआई का अपन कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। और साथियों मैं अब प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको क्लासेस मिलती रहें कंटिन्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।